Hello dear students, welcome to the class today. As you all know, we have completed chapter 3 and we are starting with chapter 4. This is the last chapter of political science for this session and this is the last chapter of your session. ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करने के साथ ही once we complete this chapter, what is happening is we are completing the syllabus for the session 2020-21. Okay? तो working of institutions. सबसे पहले we need to understand what are institutions. Okay? We have to understand ये institution का concept क्या है. How do we explain institution? Now, डेमोक्रेसी में खाली रूलर्स की बात हम नहीं करते हैं. डेमोक्रेसी में रूलर्स आर देयर हु हैव टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स. गॉट इट? रूलर्स खाली बोलने के लिए रूलर्स नहीं बन जाते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द रूलर्स हैव टू फॉलो. दैट इज द चार्म ऑफ डेमोक्रेसी. प्लीज अंडरस्टैंड, डेमोक्रेसी में रूलर्स आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. कौन रूलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है? विच कंट्री? राजा है तो राजा की तरह राज करेंगे, लेकिन यहां पे राजा को भी जवाब देना पड़ता है. दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस. Now when the rulers are following the rules and regulations, we have to understand they have to work within the institutions. Rules and regulations वो कैसे follow करते हैं? How do they follow the rules and regulations? It is by working within the institutions. Okay? What do they do? They work within institutions. Now what are these institutions? ये institutions क्या है आप सोच रहे होंगे? Rulers. They are following rules and regulations. They work within the institutions. इस chapter में we will be understanding about the working of these institutions. We will understand कि what manner are the rules and regulations being followed. कौन से नियम कानून follow कर रहे हैं लोग? What are the major decisions that are taken? क्या चीज डिसाइड किया जाता है? The major decisions are taken, implemented in our country. How it is taken, how the major decisions are taken, how it is implemented. Okay? तो अभी झगड़े भी होते हैं. There are disputes also. How to resolve this? भाई चार बर्तन जहां होते हैं, एक जनरल कहावत है. It is a general saying. जहां चार बर्तन होते हैं वहां पे खटकते हैं. ओके, तो इसमें वी विल कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस का मतलब समझो. दीज आर द की इंस्टीट्यूशंस इन एनी डेमोक्रेसी. और हमारे यहां तो खास करके है. इन आवर कंट्री वी हैव गॉट क्लियर कट दीज 3 इंस्टीट्यूशंस दैट आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द इंस्टीट्यूशंस. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यस, इन्हीं इंस्टीट्यूशन को मानते हुए द रूलर्स आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. हर एक रूलर आर, जितने भी रूलर्स हैं इन इंडिया, रूलर्स आर नॉट रूलर्स. पता है इंडिया में रूलर्स को क्या कहा जाता है? रूलर्स आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स. सुना है आपने? यस. आईएएस ऑफिसर, द मैजिस्ट्रेट, ही इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट सर्वेंट. सरकार की नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं. तो आप समझ सकते हो पावर तो अनलिमिटेड है ही. ऑफ कोर्स पावर मिलेगा तभी तो कुछ डिसीजन ले पाएंगे. छोटा मोटा काम नहीं ना है.
In a big method, in a big way, decision has to be taken. तो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पहले तो आपने पढ़ा है, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, हाउ वेल दीज इंस्टीट्यूशंस वर्क. यहां पे थोड़ा जल्दी करेंगे. वी विल जस्ट समराइज दोस इंस्टीट्यूशंस एंड बड़ी चीजों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे. वी विल टॉक अबाउट लार्जर क्वेश्चंस कि हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस डूइंग, and how legislative is connected to executive, executive is connected to judiciary, judiciary is connected to legislative. सब connected हैं एक दूसरे से, लेकिन सबका अलग अलग पावर है. ये नहीं, it is not that कि executive is working under legislative, legislative is working under judiciary. कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, सब कोई अपना अपना पावर है and everybody is following their own powers. Got it? बेसिक ऑब्जेक्टिव हम यहां पे इस चैप्टर में व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर कैरिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस आर कैरिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम चल रहा है इससे. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप मत लिखना. डोंट राइट इन योर आंसर्स, योर द शॉर्ट फॉर्म्स इन योर आंसर्स. नंबर कटते हैं बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बी अपियरिंग फॉर बोर्ड्स ना, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर पे नुकसान आएगा. गॉट इट? तो हम इस चैप्टर में व्हाट आर वी गोइंग टू असेस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग, हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग, and इसी तरह के इंस्टीट्यूशन, सेम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हाउ इट इज वर्किंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में और भी जगह पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, खाली इंडिया में नहीं है. तो इनकी फंक्शनिंग क्या है, हाउ द फंक्शंस आर हैपनिंग एंड इन व्हाट मोड इट इज बीइंग फॉलोड. तो इट इज सबसे बड़ी चीज दैट दीज इंस्टीट्यूशंस दैट आर फंक्शनिंग एट 3 लेवल्स. क्या है लेवल्स आपको अच्छे से पता है. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स है ना. अब यहां पे लेवल्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में देयर इज नो लेवल, बट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल में देयर इज लेवल. ओके, तो हम अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब हम ये मेजरली वी विल बी डिस्कसिंग बिकॉज इंस्टीट्यूशंस दैट आर देयर एट अ वेरी हाई लेवल. तो जो ज्यादा हम इस चैप्टर में समझेंगे दैट इज द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. गॉट इट? किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग, दैट इज अ थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. हम इसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. अभी सपोज गवर्नमेंट हैव टू इशू सम ऑर्डर. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि सरकार का काम कैसे चलता है. हाउ डज द गवर्नमेंट मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन. ठीक है, please understand how major policy decisions are taken. क्या क्या करना पड़ता है, what all things are to be done. प्रोसेस होता है ना. अगर कोई पॉलिसी डिसीजन है तो वो लोगों तक किस तरह पहुंच रहा है, हाउ इज इट रीचिंग टू द कॉमन पीपल. इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर इन योर बुक. अभी आई विल शो यू दैट एग्जाम्पल which is called as a government order. सरकार के तरफ से जब कोई आदेश आता है, when an order comes from the government side, तो it has lot of importance. A government order is there. How this government order is functioning.
तो बैकग्राउंड इज गिवन हियर, इसको समझो, तो मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट इज हियर। सबसे पहले क्या हुआ, ऑन 13 अगस्त 1990 एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट ऑर्डर, द वॉट एवर गवर्नमेंट ऑर्डर कम्स और वॉट एवर गवर्नमेंट ऑर्डर इज इशूड, दैट इज कॉल्ड एज, प्लीज रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, ऑफिस मेमोरेंडम। क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, ओके। All the government orders, this was the office memorandum that was issued and it has a number, उसमें एक नंबर होता है, OM नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/, अभी आप समझो इस चीज को, ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर है कि 13 अगस्त 1990 को ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है, ऑफिस मेमोरेंडम विच हैज गॉट अ नंबर, OM नंबर। नंबर क्या है, 36012/, ठीक है। नंबर ये सब याद रखना पड़ेगा आप, व्हेन यू मेंशन अबाउट अ गवर्नमेंट ऑर्डर यू हैव टू मेंशन अबाउट ऑल दीज डिटेल्स, ओके। /31/90, ईयर 90 में स्टैब्लिश हुआ है, ओके। एंड it is establishing SCT dated 13/8/1990, 13 अगस्त, ओके। तो who has issued this order, किसने, पहले तो एक ऑफिस ऑर्डर निकला, गवर्नमेंट ऑर्डर हैज कम आउट, who has taken out this order, the person who has issued this order is the joint secretary, joint secretary ने ये ऑर्डर निकाला है, ओके। And who is the joint secretary? Joint secretary is the person in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, मतलब जो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, ग्रीवेंसेस मीन्स किसी की परेशानी, किसी का दुख, जो लोग इसको सुनते हैं, द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ही साइंड द ऑर्डर। इस ऑर्डर पे सिग्नेचर किसका था, द जॉइंट सेक्रेटरी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, ही साइंड द ऑर्डर। इस ऑर्डर के ऊपर उनके सिग्नेचर्स थे। तो खाली एक पेज का ऑर्डर था, इट वाज जस्ट 1 पेज ऑर्डर, कोई बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ नहीं था कि इट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट और इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट, ऐसा नहीं था। स्मॉल ऑर्डर इज देयर विच वाज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 1 पेज एंड कोई भी, जैसे एनी सर्कुलर, एनी पेज इज देयर, इट लुक लाइक ओनली 1 पेज और नोटिस, जो कि आप कभी नोटिस बोर्ड में जाओगे तो आप देखोगे स्कूल के तरफ से भी नोटिस आता है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है। अभी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी एनी स्कूल नोटिस ना, थोड़ा ध्यान देना, इज एनी नंबर मेंशन देयर, जस्ट चेक इट आउट, गॉट इट। तो एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर इज देयर या फिर नोटिस इज देयर। तो गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे, यस, डेली बेसिस ना, बहुत सारी चीजें हैं, पानी की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, स्कूल खुलवाना है, स्कूल में एडमिशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय इज कंट्रोल्ड बाय द, केंद्रीय विद्यालय है ना, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गॉट इट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस, हम इसी ऑर्डर के, इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, बाकी के ऑर्डर्स के बारे में हम क्यों नहीं बातें कर रहे हैं, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर ओनली बिकॉज इट बिकेम अ बिग कंट्रोवर्सी। इस ऑर्डर के इशू होते ही बहुत हंगामा शुरू हो गया, यस माय डियर चिल्ड्रन। तो ये क्या हुआ, व्हाट वाज दिस हंगामा ऑल अबाउट, और उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड लेटर ऑन,
ये सारी चीजें हमको समझनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन दे दिया है, अभी आगे मैं आपको बुक में से ही समझाऊंगी। गॉट इट? Yeah, every time I do that. So today also I'll be doing the same thing. So chalo, I'll be explaining it to you from the book. So students, just now we discussed about the office memorandum. Office memorandum के बारे में हम बातें कर रहे थे. I have explained you what all major things are there in the office memorandum. Government का कोई आदेश आता है, when government issues any orders, तो a big process is there. Why? Because पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑर्डर इज नॉट फॉलोड इन वन प्लेस और टू प्लेस. इट वुड बी, वो जो लागू होगा या वो जो ऑर्डर्स फॉलो होंगे पूरी कंट्री में होंगे. दूसरी चीज, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं. कुछ ऑर्डर्स हैं जो पीपल एक्सेप्ट रेडिली, चुपचाप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है गवर्नमेंट ने कहा है. सम ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स को लेके हंगामा होता है. गॉट इट? तो ये जो हंगामा होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एसेस इन दिस. लेकिन पहले जो आपको समझना है, ऑफिस मेमोरेंडम समझना है. मेमोरेंडम मीनिंग इज गिवन एट बैक. ठीक है, ये मेमोरेंडम क्या है? दिस इज एन ऑर्डर दैट हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिस, ड्यूली साइंड बाय हाई ऑफिशियल्स. बड़े बड़े लोगों का सिग्नेचर रहता है इसके ऊपर एंड नंबर होता है. और ये सब प्रोसेस इसलिए होता है कि इट वुड बी, अभी गवर्नमेंट है, ठीक है. सपोज 1990 में जो गवर्नमेंट थी, क्या आज भी वही गवर्नमेंट है? इज द सेम गवर्नमेंट हियर? नो, सरकार बदल गई है. द होल सिस्टम हैज चेंज्ड. तो उस समय जो ऑर्डर इशू हुआ था उसका आफ्टर इफेक्ट्स आज तक हम महसूस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई मेजर पॉलिसी डिसीजन जो भी डिसाइड होगा उसके लिए लॉट ऑफ केयर इज टेकन. बहुत संभाल के कोई ऑर्डर इशू किया जाता है. गॉट इट? वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. इसलिए मैंने सोचा मैं आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डर. और ये भी समझना है कि एक दिन में हजारों ऑर्डर्स आते हैं. जस्ट सी व्हाट इज मेंशन्ड हियर. यहाँ क्या कहा गया है? गवर्नमेंट इशूज 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे. रोज आ रहे हैं, डिफरेंट मैटर्स पे आ रहे हैं. लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखते हैं, चलो इसी ऑर्डर को देख लेते हैं. ठीक है, पहला तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, OM नंबर. ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ऑन द डेट, ठीक है, 13/8/1990. और ये क्या ऑर्डर था? व्हाट वाज दिस ऑर्डर? 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC. ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाल दिया है. SEBC के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड होंगी आगे से. कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसकी बात नहीं हो रही है. ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग चीज है. और ये जो रिजर्वेशन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, ये अलग है. दिस इज सेपरेट. गॉट इट? तो SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये ऑर्डर निकाला गया था. इसको समझने की कोशिश करो. इन वेयर सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट की जो भी सर्विस आएगी उसमें 27% सीट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रहेंगी. तो अब आप इस चीज को समझो कि द जनरल कैटेगरी वॉज सेइंग द पीपल हु बिलोंग्ड टू जनरल कैटेगरी, दे सेड ये जो ऑर्डर आया है, ठीक है, SEBC के लिए ऑर्डर हैज कम. ऑलरेडी 27% और अराउंड 26% सीट्स आर रिजर्व्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे?
सारी सीट्स अगर रिजर्व कर दी जाएंगी, वेयर विल द जनरल कैटेगरी गो? इसके बाद ऑफिस में, अब देखो ऑर्डर में आगे क्या था, जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड द ऑर्डर कि मल्टीपल अनड्यूलेटिंग सोसाइटी, जैसे हमारे यहाँ पे आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी. So when this diversity is there, people are educationally and socially backward. इन कास्ट के लिए हमको क्या करना है, we have to see that there is social justice given to them. है ना, ऊंच नीच का भेदभाव जो हम सोसाइटी में करते हैं वो नहीं होना चाहिए. तो द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, वन कमीशन वॉज मेड and this commission was called as Mandal Commission. 1990 में ये सब कुछ हुआ था. I was in class 8th और 9th, हाँ बहुत पहले की बात है ये. It had a very deep impact on the society. So many students died. पता है बहुत सारे लोगों ने आग लगा ली. What all, I still remember कि it was such a period जबकि बच्चे, मतलब my used to cry. आज फिर एक बच्चे ने आत्मदाह कर लिया. मतलब people, the children were not understanding. They thought कि आने वाले टाइम में हमको जॉब नहीं मिलेगी, and this kind of things were happening. I still remember that. Got it? So it was established by the government at that time, and with this commission is passing this order, and it is submitting its report to the government of India. Indian government को they submitted this report. किस दिन रिपोर्ट सबमिट किया था? 31 दिसंबर 1980 में द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड. 10 साल लग गए इस ऑर्डर को पास होने में. देखो कितना टाइम लगता है. इन डेमोक्रेसी इमीडिएटली इट्स वेरी डिफिकल्ट. पूरा द कंप्लीट स्टडी वॉज डन बाय द मंडल कमीशन इन 1980. रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद they just were waiting for the action, लेकिन government did not take the action. 1990 में new government had come and they have promised the SCBC socially and educationally backward classes को उन्होंने promise किया था कि हम आपको justice दिलाएंगे, हम we will be getting seats reserved for you in the jobs. And as per the promise, कितनी बार क्या होता है, आप elections में जो promise करते हो आपको पूरा करना पड़ता है. अगर आप नहीं करोगे तो पीपल आने वाले दिनों में दे विल नॉट वोट फॉर यू. दे विल से वादे तो कर देते हैं एंड वादों को पूरा नहीं करते हैं. तो ऑब्वियसली वोटिंग बैंक विल गो लो, एंड नो गवर्नमेंट वांट्स दैट, नो पॉलिटिकल पार्टी वांट्स दैट. सो गवर्नमेंट केयरफुली कंसिडर द रिपोर्ट एंड मतलब दे आर राइटिंग इट हियर, एंड recommendations of the commission, and in the present context रिगार्डिंग द बेनिफिट्स, मतलब लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ के लिए, तो इट इज़ एक्सटेंडेड मीन्स रिजर्वेशंस जो किया गया है, इट इज़ एक्सटेंडेड टू दी बैकवर्ड क्लासेस. पहले तो इट वाज ओनली फॉर SC एंड ST. नाउ दिस 27, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है दैट इज़ ओनली फॉर SC एंड ST, एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये 27% गई. And they say they are of the clear view that at the outset certain weightage is given to the classes, to the lower classes, backward classes. कहाँ पे? in all the public undertaking, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें फॉर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व होंगी. ऑर्डर्स वेर इशूड. अब ये देखो, इसको अंडरलाइन किया गया है. 27% ऑफ दी वैकेंसीज, मतलब आगे आने वाले टाइम में जो भी वॉट एवर गवर्नमेंट वैकेंसीज वुड बी देयर, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी जॉब अनाउंस होगा उसमें 27% सीट वुड बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये रिजर्वेशन शैल अप्लाई, मतलब किन लोगों के ऊपर ये रिजर्वेशन है, हु कैन अवेल दिस रिजर्वेशंस, who are the people who can take benefit of this reservation. It would be done directly, आगे का filled by direct recruitment.
Undersigned is directed, undersigned means who had signed it? The joint secretary. जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे जैसा आदेश दिया गया है मैं वही काम कर रहा हूं. ओके. एंड ऑफिस मेमोरेंडम इज हियर विथ इशूड 13 अगस्त 1990 को एंड 25 सितंबर 1991 को दूसरा ऑर्डर आया रिगार्डिंग द रिजर्वेशंस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ऑल द सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज गवर्नमेंट का है, they will be following the Supreme Court orders, Supreme Court judgment. ठीक है. and judgment, because when this case had come, many people charged, many people went to the court, and the lady who had fought this for the first time इस बात को उठाया, she was इंदिरा सोहनी. what was the name? ये देखो यहाँ पे दूसरी बार it was Supreme Court judgment in the Indira Sohani and other versus Union of India. मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कैसे पास किया, इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर केस किया गया था. ठीक है. एंड केस का नंबर ये था, ये देखो, रिट पेटिशन सिविल नंबर 930 ऑफ 1990. रिट पेटिशन मीन्स पेटिशन. बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको दाखिल किया था. So that's why it was called as writ petition, when many people complain. Okay. And expert committee is there to recommend the criteria for the socially, please try to understand the criteria for exclusion of the socially advanced persons. जितने भी एडवांस्ड पीपल आर देयर, द सेक्शंस फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, दे आर सेइंग कि द एक्सपर्ट कमिटी हैज डिसाइडेड and the expert committee has taken this decision to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons sections. मतलब अब जैसे एससीबीसी के लिए है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए जब इंदिरा सोहनी का केस आया तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर इशू किया कि हु आर सोशली एडवांस, जिनके पास पैसा है उनको रिजर्वेशन, दिस वे रिजर्वेशन like educationally backward classes are there. लेकिन क्या होता है, अभी तो SCBC have become very alert. They are getting educated और बच्चों के लिए फ़ायदा के लिए वो हर एक जगह लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं. They are ready to go to any extent for the sake of the children. हर एक माता पिता चाहते हैं ना, बच्चों का भला चाहते हैं. तो अगर इस तरह का एक रिजर्वेशन मिल जाएगा बच्चों के नाम पे तो क्या प्रॉब्लम है, आगे नौकरी के लिए कितना आराम हो जाएगा. सो नाउ द पीपल गेट दीज काइंड ऑफ रिजर्वेशंस, दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स इशूड वेयर गवर्नमेंट जॉब कुड बी प्रोक्योर्ड ईजली. तो इट हार्डली मेड एनी सेंस. कितने लोग हैं, सब छुपा लेते हैं कि एजुकेशनली बहुत हाई है, मतलब बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको रिजर्वेशन चाहिए. आई एम टॉकिंग ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये दिस इज द कंडीशन. मतलब क्या, एंड जस्ट सी द डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर. इस ऑर्डर के थ्रू, द ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू मेजर पॉलिसी डिसीजन वॉज टेकन वेयर 27% ऑफ वैकेंसीज was filled and government services के लिए these seats were reserved. ठीक है. SCBC का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, all the people who are considered backward. तो जॉब रिजर्वेशन पहले क्या था, इट वॉज अवेलेबल ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. लेकिन गवर्नमेंट ने 1990 में ये ऐसे कर दिया, it was included with the OBCs also, other backward classes also. तो the backward classes are eligible for this 27%. आप सोचो गवर्नमेंट के पास जॉब ही कितनी है. तो if the job is being गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है
या गवर्नमेंट ने कहीं पे जॉब इशू किया, कहीं पे निकाला है वैकेंसीज, तो सीट्स उसमें रिजर्व है. सपोज 10 सीट्स आर देयर, तो 50% 5 सीट तो रिजर्व होती है. बाकी which are there they fight. तो that's why many students came on the roads. और ये अलग स्टोरी है ऑल टुगेदर, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, लेकिन दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑर्डर्स आर पास्ड. ठीक है, रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन.